प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, वो असल में इन्हें परखते कैसे हैं? आज हम इसी दुनिया में थोड़ा अंदर झांकेंगे और समझेंगे कि किसी भी कंपनी के एनालिसिस का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम आखिर होता क्या है। इसे समझने के लिए चलिए एक सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए, एक तरफ है एप्पल जो शानदार गैजेट्स बनाती है और दूसरी तरफ है एक्सॉन मोबाइल जो तेल निकालती है। ये दोनों कंपनियां मतलब बिल्कुल ही अलग हैं। तो फिर कोई इनकी तुलना कर भी कैसे सकता है? इसका सीधा सा जवाब है, आप नहीं कर सकते। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक हम इन्हें इनके अपने अपने उद्योग के दायरे में रखकर न देखें। और बस यहीं से हमारे एनालिसिस का सफर शुरू होता है। ये बात आपको शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे, लेकिन रिसर्च बताती है कि किसी भी कंपनी के मुनाफे का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस इंडस्ट्री में काम कर रही है। मतलब कंपनी खुद चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसकी पूरी इंडस्ट्री ही मुश्किल दौर से गुजर रही है तो उसे भी स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। इसीलिए किसी कंपनी को समझने से पहले उसकी इंडस्ट्री को समझना इतना ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडस्ट्री इतनी मायने क्यों रखती है। फिर देखेंगे कि मार्केट को बांटा कैसे जाता है, किसी कंपनी के असली कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं, और कंपटीशन को समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला कदम है ये समझना कि हजारों कंपनियों को अलग अलग ग्रुप्स में कैसे बांटा जाता है। यही क्लासिफिकेशन हमारे पूरे एनालिसिस की नींव है। तो सबसे पहले आती हैं चक्रीय या साइक्लिकल कंपनियां। अब जरा सोचिए, जब इकोनॉमी अच्छी चल रही हो, लोगों की नौकरियां सेफ हों, सैलरी बढ़ रही हो, तो वो क्या खरीदते हैं? बिल्कुल नई कार, नया घर या छुट्टियां। इन कंपनियों का बिजनेस इकोनॉमी के उतार चढ़ाव के साथ ही ऊपर नीचे होता है। और इसकी ठीक उलट होती हैं गैर चक्रीय या नॉन साइक्लिकल कंपनियां। इकोनॉमी अच्छी हो या बुरी, लोग टूथपेस्ट, साबुन या जरूरी दवाइयां खरीदना बंद नहीं करते हैं ना। तो इन कंपनियों का बिजनेस ज्यादातर स्थिर रहता है, चाहे मार्केट में कुछ भी चल रहा हो। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि चक्रीय कंपनियां महंगी चीज़ें बेचती हैं, जिनकी खरीदारी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, जैसे कार या घर। दूसरी तरफ गैर चक्रीय कंपनियां हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करती हैं, जैसे नाश्ते का अनाज या शैम्पू, जिनकी मांग लगभग हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो चक्रीय और गैर चक्रीय का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। ये पहला कदम है, लेकिन असल दुनिया इतनी सीधी साधी नहीं होती। कंपनियों को जो ऑफिशियल लेबल दिए जाते हैं वो अक्सर पूरी कहानी नहीं बताते। असली कॉम्पिटिटर्स को ढूंढने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में उतरना पड़ता है। जरा ब्रिंक्स होम सिक्योरिटी का ये उदाहरण देखिए। ये कंपनी घर की सुरक्षा के लिए सिस्टम बेचती है, लेकिन ऑफिशियल क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनके कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट में H&R ब्लॉक जैसी कंपनी भी शामिल है। H&R ब्लॉक जो लोगों के टैक्स रिटर्न फाइल करती है। अब बताइए, घर की सुरक्षा और टैक्स भरने में क्या लेना देना? यही वो सवाल है जो एक अच्छा एनालिस्ट हमेशा पूछता है। क्या ये कंपनियां वाकई एक दूसरे से कंपटीशन कर रही हैं? जाहिर है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमें एक बेहतर और ज्यादा सटीक पीयर ग्रुप यानी सच्चे समकक्षों का समूह बनाने की जरूरत पड़ती है। तो फिर असली कॉम्पिटिटर्स को कैसे खोजा जाए? एक एनालिस्ट यहां किसी जासूस की तरह काम करता है। वो कंपनी की अपनी एनुअल रिपोर्ट पढ़ता है, ये देखने के लिए कि कंपनी खुद किसे अपना कॉम्पिटिटर मानती है। फिर वो उन कॉम्पिटिटर्स की रिपोर्ट पढ़ता है, और सबसे ज़रूरी बात, वो ये पक्का करता है कि लिस्ट में शामिल सभी कंपनियां अपना ज़्यादातर पैसा एक ही जैसे बिजनेस से कमा रही हो। चलिए, अब हम आते हैं अपने सबसे पावरफुल टूल पर, माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क। ये किसी भी इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप यानी कि उसके युद्ध क्षेत्र का विश्लेषण करने का एक शानदार तरीका है। ये फ्रेमवर्क दिखाता है कि किसी भी इंडस्ट्री में मुकाबला सिर्फ आमने सामने के खिलाड़ियों में नहीं होता। खतरा नए आने वाले खिलाड़ियों से भी है, सप्लायर से भी है, और यहाँ तक कि ग्राहकों से भी है। ये फ्रेमवर्क इन सभी ताकतों को एक साथ देखने और समझने में हमारी मदद करता है। तो ये हैं वो 5 ताकतें। पहली, नए प्रतियोगियों का खतरा, मतलब क्या कोई भी नया प्लेयर आसानी से मार्केट में आ सकता है। दूसरी, सप्लायर्स की शक्ति, क्या वो अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा सकते हैं। तीसरी, खरीदारों की शक्ति, क्या कस्टमर्स दाम कम करवा सकते हैं। चौथी, वैकल्पिक उत्पादों का खतरा, क्या कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को छोड़कर कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में पांचवी, मौजूदा खिलाड़ियों के बीच की लड़ाई। ये पांचों ताकतें मिलकर तय करती हैं कि किसी इंडस्ट्री में पैसा कमाना कितना मुश्किल या आसान होने वाला है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक छोटे से क्विज के साथ परखते हैं। तैयार हैं?
पहला सवाल, GICS क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कंपनियों को उनके बिजनेस के हिसाब से ग्रुप करता है, वो ऐसा किस आधार पर करता है? कंपनी की संपत्ति, उसकी आय या उसके राजस्व के आधार पर? और सही जवाब है सी, राजस्व। GICS सिस्टम मुख्य रूप से ये देखता है कि कंपनी अपना ज्यादातर पैसा आखिर कहां से कमा रही है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी कंपनी चक्रीय या साइक्लिकल होने की संभावना सबसे कम रखती है? एक कार बनाने वाली कंपनी, नाश्ते का अनाज बनाने वाली कंपनी या फिर फैशनेबल कपड़े बनाने वाली कंपनी? जवाब है बी, अनाज जैसी खाने पीने की जरूरी चीजें एक नॉन साइक्लिकल प्रोडक्ट का क्लासिक उदाहरण है। इकोनॉमी कैसी भी हो, इनकी मांग लगभग स्थिर ही रहती है। और यह है आखिरी सवाल। याद रखिए, कंपनियों को सिर्फ उनके बिजनेस के आधार पर ही नहीं बल्कि आंकड़ों के आधार पर भी ग्रुप किया जाता है। तो यह स्टैटिस्टिकल तरीका किस चीज पर आधारित होता है? सही जवाब है ए। ये तरीका बस इतना देखता है कि कंपनियों के स्टॉक रिटर्न्स का पिछला पैटर्न कैसा रहा है। अगर दो कंपनियों के स्टॉक्स एक जैसा बर्ताव करते हैं तो उन्हें एक ही ग्रुप में डाल दिया जाता है, भले ही उनका बिजनेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग क्यों ना हो। और आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज की तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में माइकल पोर्टर की इन 5 ताकतों में से कौन सी ताकत सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा विघटनकारी है? इस एक सवाल का जवाब आज हर